वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन एंड आज की इस वीडियो में हम सभी एंशियंट सोसाइटीज जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ से यूनिट 3 है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस जिसमें से आज हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम बेसिकली सुमेरियन एंड अक्कदियन जो पीरियड था इस पे फोकस करने वाले हैं और ये पार्ट 1 है इस यूनिट का। आपको बता दूं अगर आपको बाकी की वीडियोस देखनी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहां पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया जाएगा, वहां पे आप जाकर सारी वीडियोस को देख सकते हैं। सो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं कि इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, माय यूजर नेम इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन्स। और इसके अलावा अगर आपको इस पूरे चैप्टर के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, एकलव्य स्नातक 1। ठीक है, ये जो है टेलीग्राम चैनल है हमारा, यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। सिलेबस की बात करी जाए तो यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है, आज यूनिट 2 जो है वो भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट 3 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन है वो हम पढ़ने वाले हैं। पार्ट 2 जो आएगा उसमें हम इजिप्ट के बारे में पढ़ेंगे, सो वो आगे की वीडियो में आपको पता चल जाएगा। सो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि जो मेसोपोटामिया जो वर्ड है वो कहां से आता है, ये दो वर्ड थे जो कि ग्रीक लैंग्वेज के हैं। एक तो है मेसोस और दूसरा है पोटामोस। सो मेसोस का मतलब होता है मिडल, पोटामोस का मतलब होता है रिवर्स, यानी कि रिवर्स के बीच का एरिया। सो इसका जो मीनिंग है वो हम कह सकते हैं कि लैंड बिटवीन टू रिवर्स। ठीक है, और कौन कौन से रिवर्स हैं? फ्रेट्स एंड टिग्रिस, ये दो रिवर्स हैं जो कि आज की डेट में इराक और सीरिया का कुछ हिस्सा कवर करते हैं। ठीक है, ये जो एरिया मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं। सो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग से ये पता चला है कि नियोलिथिक एज से ब्रॉन्ज एज की तरफ जो ट्रांजिशन था वो सबसे पहले मेसोपोटामिया में आया था। और अगर मैं आपको बताऊं सबसे पुरानी सिविलाइजेशन मानी जाती है सुमेरियन सिविलाइजेशन है। ठीक है, मेसोपोटामिया के ही एरिया में थी। सो देखते हैं, ये पूरा मैप है, आप अगर इसको देखें तो ये हमारा पूरा मेसोपोटामिया है। एक तो ये नदी है तिग्रिस और एक है यूफ्रेट्स। ठीक है, इसको दजला और फरात नदी भी कहा जाता है। सो इसके बीच का ये एरिया है। तो आपको मेसोपोटामिया का मतलब समझ आ गया होगा, लैंड बिटवीन रिवर्स। सो ये दो रिवर और इसके बीच का लैंड है मेसोपोटामिया। अब आगे चलते हैं, थोड़ी सी इसकी ज्योग्राफी समझ लेते हैं कि इसके इकोलॉजिकल कंडीशंस जैसी थी। इसको हम मेसोपोटामिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, और जो नॉर्थ मेसोपोटामिया है उसमें जो एरियाज आते हैं जैग्रोस माउंटेन, मिडल टिग्रिस, ऑल्सो नोन एज असीरिया। और जो सदर्न पार्ट है उसके अंदर अक्कद और सुमेरिया, ये दो रीजन्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है आपको, काफी इंपॉर्टेंट है। नदर्न मेसोपोटामिया जो है ऊपर वाला, वहां पे अच्छी खासी रेनफॉल होती है तो कल्टीवेशन भी हो जाता है समर और विंटर दोनों में। ठीक है, मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि जो ऊपर वाला है नॉर्थ वाला, वहां पे बारिश होती है, जबकि जो सदर्न मेसोपोटामिया है वहां पर अरिड जोन है, यानी कि ज्यादा बारिश नहीं होती, लेस रेनफॉल है, लेकिन वहां पे एलुवियल फ्लड्स प्लेन्स हैं। ठीक है, यहाँ की मतलब जो नदियां वगैरह हैं उसकी वजह से वहां पे थोड़ी सी फर्टिलिटी ज्यादा मिल जाती है, फर्टाइल एरिया है। और अब हम स्टार्ट करते हैं, मतलब ये हमारा और डीप में जाते हैं, इस टॉपिक को समझते हैं। अल उबैद कल्चर, मेसोपोटामिया के एरिया में बहुत सारे कल्चर्स डेवलप हुए जिसमें से पहला है अल उबैद कल्चर। सो ये कल्चर क्या रिप्रेजेंट करता है कि सबसे पहला जो अटेम्प्ट था वहां के लोगों का, जब वो अपने रिसोर्सेज को यूज करने लगे थे। ठीक है, और वो जो एनवायरमेंट, जो हार्श एनवायरमेंट था उसको अडेप्ट करने लगे थे। यहाँ पर छोटी मोटी फिशिंग सेटलमेंट्स, जो आप कह सकते हो कि जो फिशिंग वगैरह लोग करते थे, वो स्टार्ट हो गए थे रहना। और उसके बाद धीरे धीरे एग्रीकल्चर की तरफ वो बढ़े। वीट बार्ले उगाया जाता था, गोट शीप इसको पाला जाता था, फिश जो होती थी वो बाहर से खरीदी जाती थी, यूफ्रेट्स और टिग्रिस के आसपास जो है मतलब वहां से आती थी। और मतलब फिश काफी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड था खाने के लिए। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऐसा बताते हैं कि मतलब इस कल्चर के लोग जो थे वो रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाउसेस में रहते थे जिसमें बहुत सारे कमरे हुआ करते थे। और लोगों ने ब्रिक्स के साथ अपने घरों को बनाया था, और ये ब्रिक्स जो होती थी इसको बेक नहीं किया जाता था, याद रखना, इनको धूप में सुखाया जाता था, सन ड्राइड ब्रिक्स। ओके, अब आता है उरूक कल्चर। ठीक है, अल उबैद कल्चर आपको समझ आ गया होगा, अब आता है उरूक कल्चर, इसके बारे में भी देख लेते हैं। सो पॉपुलेशन जब इंक्रीज होने लगी, बहुत सारे विलेजेस बने और उरुक कल्चर यहीं से डेवलप हुआ। उरुक कल्चर वाज द नेम गिवन टू अ लार्ज सुमेरियन सेटलमेंट, बहुत बड़ी एक सुमेरियन सेटलमेंट रहती थी यूफ्रेट्स रिवर के पास में, जिसको उरुक कल्चर का नाम दिया गया।
और दिस कल्चर यील्डेड द अर्लीस्ट एविडेंस, यहां से हमें सबसे पहला एविडेंस मिलता है जहां पर व्हील का यूज होने लगा था, प्लॉ का यूज होने लगा था और राइटिंग का होने लगा था यूज, यानी कि चक्रा, इसके अलावा हल जो खेती में यूज होता है, और लिखने का काम उरुक कल्चर से ही स्टार्ट हुआ। और उरुक कल्चर वाज अ पीरियड व्हेन वी वर मतलब जब हम जा रहे थे प्री हिस्ट्री से प्रोटो हिस्ट्री की तरफ, ठीक है, जहां पर रिटर्न में एविडेंस मिलने लगे थे। सो उरुक कल्चर एक फाइनल स्टेज बताता है कि ठीक है कि जब सुमेरियन सिविलाइजेशन किस तरीके से इसकी फाइनल स्टेज थी। और मतलब आपको पता ही है कि भाई एक सिविलाइजेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मैंने आपको पीछे पढ़ाया भी है। जैसे कि एक सिविलाइजेशन जो होती है उसमें सिटीज होती हैं, उसमें सोशल हायरार्की होती है, राइटिंग होती है, खुद की क्राफ्ट में स्पेशलाइज्ड होते हैं लोग, मोन्यूमेंटल पब्लिक वर्क होता है, ट्रेड होता है वहां पे। सो ये सारी चीजें हमें मिलती हैं इस कल्चर से। ओके, और उरुक कल्चर से ही हमें सबसे पहले व्हील टर्न पोट्री, आपने देखा कुमार का चाक होता है, ठीक है, वो उसी तरीके से सबसे पहला यहीं पे मिला। और धीरे धीरे स्लो टर्निंग व्हील हुआ करता था, और उसके बाद फास्ट पोटर्स व्हील डेवलप हुआ और पॉटरीज बनने लगी, मिट्टी के बर्तन बनने लगे। एग्रीकल्चर में प्लॉ जब आया, जब हल का यूज होने लगा, तो काफी रेवोल्यूशन सी आ गई भाई, ठीक है, लोगों को कल्टीवेशन और आसान होने लगा लोगों के लिए। और एक और मेजर डेवलपमेंट इस रीजन में ये हुआ कि उरुक कल्चर से ही राइटिंग की बिगनिंग होती है। और ऐसा माना जाता है कि इकोनॉमिक बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हो रही थी, इकोनॉमिक एडवांसमेंट हो रहा था, जिसकी वजह से रिकॉर्ड्स रखने पड़ते थे, तो इसी से लिखना सीखे यहाँ के लोग। और क्ले की टैबलेट्स यूज की जाती थी, ठीक है, एक टैबलेट होती थी इस तरीके से मिट्टी के, उससे उसको बनाया जाता था, मिट्टी पे, गीली मिट्टी पे लिखा जाता था, फिर उसको सुखाया जाता था, फिर वो तैयार हो जाती थी। सो उस पे इंप्रेशंस बनाए जाते थे, और मतलब और इन्हीं को फिर धूप में सुखाकर, और या फिर बेक्ड इन द ओवन, और आप यहाँ कह सकते हो कि मतलब धूप में ज्यादातर सुखाया जाता था और ये क्ले की टैबलेट तैयार हो जाती थी। और टैबलेट्स के ऊपर बहुत सारे पिक्चर्स बने होते थे, ऑब्जेक्ट्स बने होते थे, साइंस बने होते थे, जैसे फिश, बार्ले, शीप, गोट, ये सब टैबलेट्स के ऊपर बना होता था। और these were used to depict units of measurement, the product measured, names of temple officials and other relevant information which was economic in nature। देखो टैबलेट्स पे ज्यादातर चीजें मेजरमेंट की यूनिट्स वगैरह लिखी जाती थी, मंदिरों के नाम लिखे जाते थे, ऑफिशियल्स के नाम लिखे जाते थे, और जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होती थी वो लिखी जाती थी। राइटिंग का काम ज्यादातर टेम्पल वगैरह के अकाउंट्स रखने के लिए ही होता था। अब आता है जमदत नस्र कल्चर। जमदत नस्र कल्चर में क्या था मैं आपको बताता हूं। जमदत नस्र का मतलब होता है अ स्मॉल माउंड ऑफ नस्र। ओके, इट वाज सिचुएटेड इन अक्कद, ठीक है, साउथ मेसोपोटामिया में एक जगह थी, रीजन था एक अक्कद, वहां पर था ये। सो इसका जो कल्चर का टाइम था वो 3200 से मतलब 3200 से 3000 बीसी तक का है। और काफी स्मॉल कल्चर था, लेकिन टेक्नोलॉजी की फील्ड में और राइटिंग की फील्ड में, अर्बन डेवलपमेंट या ग्रोथ की फील्ड में काफी आगे था। द जमदत नस्र कल्चर इज नोन फॉर इट्स पेंटेड पोट्री। पेंटेड पोट्री के लिए ये जाना जाता है, जिसपे जियोमेट्रिक पैटर्न्स बने होते थे, कुछ एनिमल फिगर्स बनी होती थी। और ये पोट्री जो होती थी इसमें बड़े बड़े जार होते थे, बाउल्स, कप, ये सब होते थे। कॉपर के भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं हमें। और इसके अलावा सील्स मिलती हैं, ठीक है, और सिलेंड्रिकल सील्स थी, यानी कि जो कुछ इस तरीके से बनी होती थी। स्टैम्प सील्स होती थी, ये बताती थी, मतलब इस सील्स के ऊपर ह्यूमन और एनिमल भी छपे होते थे। और इसके अलावा इन कल्चर वालों ने इरिगेशन फैसिलिटीज को काफी इंप्रूव किया, ट्रेड को काफी बढ़ाया, क्राफ्ट में काफी ये लोग स्पेशलाइज हो चुके थे। और यहां से हमें एक ट्रांजिशन देखने को मिलता है कि विलेजेस टू अर्बन ट्रांजिशन, यानी कि गांव से लोग बड़े बड़े शहरों की तरफ जाने लगे थे। अब आपको बताता हूं कंप्लीटली क्या क्या मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स थे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के। सो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, कौन सब संभालता था, तो टेम्पल्स, ऐसा माने जाते हैं कि भाई टेम्पल्स के पास जो है वो सबसे ज्यादा अथॉरिटी थी यहाँ पे, ऐसा माना जाता है। और जितना भी सरप्लस होता था उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करने का काम, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेम्पल्स ही उठाते थे। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया जो है वो एक टेम्पल स्टेट था, यानी कि टेम्पल के पास ज्यादा पावर थी। आर्कियोलॉजिकल डॉक्यूमेंटेशन से हमें ये पता चलता है, और कुछ सुमेरियन के रिटन टेक्स्ट हैं, यहाँ से हमें पता चलता है कि पॉलिटिकल हिस्ट्री वहां की कैसी थी। सो मेसोपोटामिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री को हम डिवाइड कर सकते हैं, अर्ली डायनेस्टिक पीरियड जो कि था 3000 से लेकर 2350 तक, और फिर आता है अकद्दी डायनेस्टी, ठीक है, अकद्दियन डायनेस्टी, फिर आती है थर्ड डायनेस्टी ऑफ उर।
सो ये हम कह सकते हैं मेन थे। इसके अलावा जो सुमेरियन स्टेट्स होते थे वहां पर चीफ या किंग होते थे, ठीक है, जो कि प्रीस्ट का रोल भी बहुत बारी परफॉर्म करते थे। अब मैं आपको राइटिंग के बारे में बताऊं तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था ना कि भाई डेवलपमेंट जो था राइटिंग का वो सबसे पहले मेसोपोटामिया में हुआ और उरुक कल्चर से हुआ, ठीक है, कि पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट होती थी इनकी, ये इस पे पिक्स वगैरह बनाते थे। और ये राइटिंग का काम रिकॉर्ड्स लिखने के लिए भी होता था, किंग्स के नाम भी लिखे जाते थे। और काफी इंपॉर्टेंट है ये, इससे हमें क्रोनोलॉजी पता चल जाती है। देखो ये होती है क्ले टैबलेट, ये क्ले टैबलेट के ऊपर कुछ भी लिख देते थे ये लोग, ठीक है, या कोई एनिमल बना देते थे और उसको धूप में सूखने के लिए रख देते थे, फिर इसका यूज करते थे। ओके, फिर टेम्पल और रिलीजन की बात करें तो जो भी इंफॉर्मेशन हमें मेसोपोटामियन रिलीजन की मिलती है वो क्ले टैबलेट से मिलती है, जो मैंने आपको पीछे दिखाई, और जो भी आर्टिफैक्ट्स हमें मिलते हैं वहां से, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं, जो भी लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मिलते हैं, स्कॉलर्स हमें ये बताते हैं कि मेसोपोटामिया का जो रिलीजन है वो सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन है पूरी दुनिया का। और सुमेरियन सिटीज के अपने खुद के गॉड एंड गॉडेसेस हुआ करते थे। जो मेन डाइटी होता था सिटी का, उसका एक बड़ा मंदिर होता था जिगुरात, ठीक है, और डेडिकेटेड मंदिर था पूरा। और एक मतलब एक गॉड है, गॉड अनु, ठीक है, उरुक के देवता थे ये, उनके लिए भी टेम्पल बनाया गया था। फीमेल गॉडेस भी होती थी, जैसे कि एक पॉपुलर नाम है इन्नान, ठीक है, ये गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी मानी जाती थी। ट्रेड की बात करें तो लिटरेरी सोर्सेस हमें ये बताते हैं कि ये मतलब ग्रेन्स, फिशेस और एनिमल्स का एक्सचेंज होता था। और सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी होते थे, ठीक है, कैनल्स वगैरह से जो ट्रांसपोर्टेशन होता था उसको देखने के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी हुआ करता था। सुमेरियन जो होते थे सुमेरियंस, ये ईरान, सीरिया, एंटोलिया, ठीक है, और इंडिया, खासकर इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ ये लोग ट्रेड करते थे, ठीक है। सो ये सारी बातें इसमें आ जाएगा। और अब सोसाइटी की अगर हम बात करें तो मतलब जो भी वेल्थ जनरेटेड होती थी भाई, इलीट्स जो होते थे उनके पास ज्यादा पैसा होता था। और इसके अलावा जब ज्यादा पैसा किसी पे होगा तो सोशल डिफरेंशिएशन होता है। और इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जब रिसोर्सेज का होता है तो लार्ज शेयर जो है वो राजा, प्रीस्ट और वॉरियर्स के पास जाता है। सो यही रीजन था कि स्कॉलर्स बताते हैं कि क्लास डिफरेंशिएशन था, लोग जो थे वो अमीर और गरीब में बटे हुए थे। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।